नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय समुच्चय के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। पुनरावृत्ति की जो कुछ भी हमने समुच्चय में पढ़ा है उसके आधार पर हम एक रिवीजन करेंगे और पिछले 3 भागों में जो कुछ भी हमने चर्चा की है उस पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। हमने पढ़ा था कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय की संक्रियाएं सम्मिलन यानी कि ए या बी के अवयव, सर्वनिष्ठ यानी ए और बी दोनों के अवयव लिखे जाएंगे और अंतर a माइनस बी यदि हम ज्ञात करते हैं तो a के वो अवयव लिखे जाएंगे जो b में नहीं है। इसी पर आधारित हमने उनके कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे और उसके पश्चात हमने संक्रियाओं पर आधारित वेन आरेखों को भी बनाया था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जिसमें पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। जैसा हमने पढ़ा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी जो परिभाषा हम किसी समुच्चय के लिए देते हैं वह सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने एक समुच्चय का निर्माण करते हैं जिसमें कि हम लिख सकते हैं जनवरी, लिख सकते हैं हम जून और इसी तरह से हम लिख सकते हैं जुलाई। तो यह एक समुच्चय है। दूसरा भाग है इसका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब अगर हम कहें 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हमने करना है तो उसकी परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होगी। तो इसीलिए इस समुच्चय का निर्माण करना संभव हमारे लिए नहीं है। अगला भाग है इसका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अगर हम करना चाहें तो वह भी संभव नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक के लिए इसकी परिभाषा भिन्न होगी। तो यह भी समुच्चय नहीं है। चौथा भाग है इसका, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा 11 में आप अगर चाहें तो अपने कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यह एक समुच्चय है। पांचवा भाग है इसका, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम 99 तक की संख्याओं को सूचीबद्ध कर आसानी से लिखा जा सकता है। तो यह भी एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो यह भी एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह बनाना भी आसान है, उनको भी सूचीबद्ध करना आसान है। तो यह भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उनको भी सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो यह भी एक समुच्चय है। नवा भाग है इसका, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवरों का संग्रह यदि हम करना चाहें तो हर एक की परिभाषा को हम समान नहीं बना सकते हैं। खतरनाक के समूह में हम और बाकी व्यक्ति अलग अलग परिभाषा दे सकते हैं, इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। मान लीजिए कि A बराबर कोई समुच्चय है जिसके की अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने रिक्त स्थान भरना है एप्सिलॉन चिन्ह से, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। यदि अवयव समुच्चय में सम्मिलित है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा और यदि अवयव समुच्चय में सम्मिलित नहीं है तो
डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। जिसका पहला भाग है 5 बिलोंग्स टू लगेगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि हम देख सकते हैं 5 समुच्चय A का अवयव है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह भरा जाएगा। दूसरे भाग में देख सकते हैं कि 8 समुच्चय में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। तीसरे भाग में 0 A का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। चौथे भाग में जैसा कि 4 देखा जा सकता है समुच्चय A का एक अवयव है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन का चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। पांचवें भाग में 2 जो कि समुच्चय में सम्मिलित है, तो बिलोंग्स टू A। और उसी तरह से छठे भाग में 10 क्योंकि समुच्चय में कहीं भी सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न 3 पर। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर में समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। रोस्टर रूप में हम समुच्चय को सूचीबद्ध करके लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में हम समुच्चय को उसकी परिभाषा के अनुसार लिखते हैं। तो पहला भाग इसमें है 2, 3 और 5। आपके राइट हैंड साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2, 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है। 2, 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3 जैसे कि राइट हैंड साइड में देखा जा सकता है, x such that x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो यह इससे मिलान होगा इसका। तीसरे भाग में सूचीबद्ध करके लिखा है MATHEICS, तो राइट हैंड साइड में डी भाग इसका मिलान करेगा, क्योंकि डी भाग में लिखा है x such that x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो यहाँ ये इससे मिलान होगा इसका। चौथे भाग में है 1, 3, 5, 7 और 9। राइट हैंड साइड की परिभाषा x such that x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका मिलान इस बी भाग से होगा। अब आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? जैसे कि हमने अपने पिछले भागों में चर्चा की थी कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इसमें जब कोई भी अवयव नहीं होता है तो हम उसे खाली कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर उसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहला भाग है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कोई भी नहीं होती है, तो यह एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा भाग है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम और अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि सम और अभाज्य संख्या 2 होती है, तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा भाग है x such that x एक प्राकृत संख्या है, 5 से छोटी है और साथ ही साथ x से बड़ी, 7 से बड़ी है। 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसीलिए यह एक रिक्त समुच्चय होगा। चौथा भाग है y such that y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। दो समांतर रेखाएं हैं जो कहीं पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इन दोनों ही समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। चलिए अब देखते हैं पांचवें प्रश्न को। निम्नलिखित में बतलाइए a बराबर b है अथवा नहीं है। a और b दो समुच्चय समान समुच्चय तभी कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो तथा अवयव भी समान हो, तो दोनों ही समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। पहले भाग में समुच्चय A दिया गया है A, B, C और D, और समुच्चय B दिया गया है D, C, B और A। समुच्चय A के अवयव A, B, C और D,
दोनों में ही बराबर समान संख्या में अवयव हैं और अवयव भी समान हैं, इसीलिए इस भाग में A बराबर B है। दूसरे भाग में देखते हैं, समुच्चय A में लिखा है 4, 8, 12, 16 और समुच्चय B में लिखा है 8, 4, 16, 18। समुच्चय A में अवयव है 4 तो B में भी है, समुच्चय A में अवयव है 8 तो B में भी है, समुच्चय A में है 12 जो कि B में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समुच्चय A समुच्चय B के समान नहीं है। तीसरे भाग में है समुच्चय A बराबर 2, 4, 6, 8 और 10। B समुच्चय में है सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटी तथा 10 के बराबर है। तो सम धन पूर्णांक 10 से छोटी 10 के बराबर 2, 4, 6, 8 और 10 होते हैं। तो जैसे कि देखा जा सकता है A और B दोनों में ही अवयवों की संख्या समान है और अवयव भी समान है, तो तीसरे भाग में A बराबर B होगा। चौथे भाग में देखिए, एक संख्या 10 का एक गुणज है, x x 10 का एक गुणज है और B में आप देख सकते हैं 10, 15, 20 और 25, जिसमें 15 और 25 भी समान है जो कि 10 का एक गुणज नहीं है। तो आपके चौथे भाग में समुच्चय A समुच्चय B के बराबर नहीं है। अब आते हैं हम अपने छठे प्रश्न पर। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला भाग है A, B उप समुच्चय नहीं है B, C, A का। उप समुच्चय तब नहीं होता है जब यह अवयव दूसरे समुच्चय में सम्मिलित नहीं हो, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं A और B इस समुच्चय में सम्मिलित हैं, तो यह तो इसका एक उप समुच्चय कहलाएगा, इसीलिए ये कथन आपका असत्य हो गया। दूसरा प्रश्न है A, E उप समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। A, E अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में A, E, I, O, U आएंगे और यहाँ पर A और E इसका एक उप समुच्चय लिखा गया है जो कि कथन सत्य है। तीसरा भाग है 1, 2, 3 उप समुच्चय है 1, 3, 5 का। तो 1, 2, 3 यहाँ पर दो अवयव सम्मिलित नहीं है, इसीलिए आपका पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। चौथा भाग है समुच्चय A का जो अवयव A है दूसरे समुच्चय A, B, C का एक उप समुच्चय है जो कि कथन सत्य है। पांचवें भाग में देखेंगे कि समुच्चय लिखा गया है जिसका कि अवयव A है और बिलोंग्स टू समुच्चय A, B, C। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिलोंग्स टू का चिन्ह है केवल अवयव के लिए लिखा जाता है, वह किसी समुच्चय के लिए नहीं लिखा जाता है, इसीलिए जो यहाँ पर ये एप्सिलॉन का चिन्ह लगा है गलत लगा है, इसलिए यह कथन असत्य है। प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में हमने खुला अंतराल, विवृत अंतराल, समवृत अंतराल पढ़े थे। इसमें हमारा पहला भाग लिखा है x such that x belongs to R, यानी कि वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है जिसमें कि -4 is less than x is less than equal to 6, यानी -4 सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है तो 6 उसमें सम्मिलित होगा, तो हम इसे अंतराल रूप में इस तरह से लिखेंगे, वक्र कोष्टक -4, 6 साथ में बड़ा कोष्टक। दूसरा भाग है -12 लेस देन x इज लेस देन -10, x such that x belongs to R के लिए -12 लेस देन x इज लेस देन -10, जहाँ पे -12 और -10 दोनों ही सम्मिलित नहीं है तो ये वक्र कोष्टक के अंदर लिखे जाएंगे -12, -10। तीसरा है x such that x belongs to R के लिए 0 is less than x, less than equal to x,
लेस देन 7, जहां पर 0 सम्मिलित है तो ये आएगा 0,7, 7 सम्मिलित नहीं है तो वक्र कोष्ठक। चौथा भाग है x x बिलोंग्स टू r के लिए 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 3 और 4 दोनों ही सम्मिलित होंगे तो यह इस तरह से अंतराल रूप में लिखा जाएगा 3,4। अब है हमारे पास 8वां प्रश्न। समुच्चय दिया गया है a बराबर 3, 5, 7, 9 और 11, b बराबर 7, 9, 11 और 13, समुच्चय c है 11, 13 और 15 और समुच्चय d है 15 और 17। हमें ज्ञात करना है a यूनियन d और b यूनियन c का इंटरसेक्शन। तो पहले हम ज्ञात करेंगे a यूनियन d बराबर a या d के अवयवों को लिखा जाएगा जो कि है 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। इसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे B यूनियन C। B या के C के अवयव लिखे जाएंगे जो कि है 7, 9, 11, 13, 15। अब इसके पश्चात हमने A यूनियन D और B यूनियन C का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यानी कि दोनों ही समुच्चयों में जो कुछ भी कॉमन आया है उसको हम लिखेंगे। तो A यूनियन D और B यूनियन C में कॉमन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 कॉमन है तो 7 लिखा जाएगा। 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लिखा जाएगा। 11 कॉमन है तो 11 लिखा जाएगा और साथ में आपका 15 कॉमन है तो 15 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C का मान ज्ञात किया है। अब हमारे पास है 9वां प्रश्न। मान लीजिए U कोई सार्थक समुच्चय है जिससे कि अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। A कोई उपसमुच्चय है जिसका 1, 2, 3, 4 अवयव है। B उसका उपसमुच्चय है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6 और 8। C उसका एक उपसमुच्चय है जिसके की अवयव हैं 3, 4, 5 और 6। पहला भाग है इसका कि A का पूरक ज्ञात करना है। पूरक कहने का अर्थ है कि सार्थक समुच्चय के वो अवयव जो A में सम्मिलित नहीं है हम वो लिखेंगे। तो A के पूरक, A में अवयव है 1, 2, 3, 4, तो A के पूरक में अवयव लिखे जाएंगे 5, 6, 7, 8 और 9। B का पूरक यानी कि B के जो अवयव हैं उनको छोड़कर सार्थक समुच्चय के शेष अवयव लिखे जाएंगे जो कि हैं 1 के पश्चात है आपके पास 2 सम्मिलित है, 3, 4 सम्मिलित है, 5 जो कि सम्मिलित नहीं है, 6 है तो नहीं लिखेंगे, 7, 8 है और 9 नहीं है तो हमारे पास अवयव लिखे जाएंगे 1, 3, 5, 7 और 9। अब हमारे पास ज्ञात करने के लिए A यूनियन C का पूरक। तो पहले हम A यूनियन C ज्ञात करेंगे। A यूनियन C, A या C के अवयवों को लिखा जाएगा जो कि है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका हमें पूरक ज्ञात करना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़कर सार्थक समुच्चय के शेष अवयवों को हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि है 7, 8 और 9। इसके पश्चात है A यूनियन B का पूरक। तो पहले हम A यूनियन B ज्ञात करेंगे। A यूनियन B यानी A या B के अवयवों को लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 8। इसका पूरक ज्ञात करना है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 को छोड़कर
सार्थक समुच्चयों के शेष अवयव को हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। 6 है तो 7, 8 है तो 9 नहीं है। ए के पूरक का पूरक द्विपूरक नियम, ए का पूरक पहले हम ज्ञात करेंगे। ए का पूरक ए को छोड़कर सार्थक समुच्चय के शेष अवयव 5 6 7 8 और 9। इसका पूरक जो कि हमने कहा कि एक बराबर आना, एक ही बराबर आना चाहिए, तो 5 6 7 8 9 को छोड़कर सार्थक समुच्चय के शेष अवयव है हमारे पास 1 2 3 और 4, जो कि पुनः वापस हमारे पास ए समुच्चय प्राप्त होता है। इसके बाद है छठा भाग b माइनस सी का पूरक। b माइनस सी का मतलब है b के वो अवयव जो c में नहीं है, तो b का अवयव 2 c में नहीं है, 4 है तो नहीं लिखा जाएगा, 6 भी है तो नहीं लिखा जाएगा, और 8 नहीं है तो यह लिखा जाएगा। b के वो अवयव जो c में नहीं है, 2 और 8 c में सम्मिलित नहीं है तो हम उसको लिखेंगे। इसका अब हमें पूरक ज्ञात करना है, यानी सार्थक समुच्चय के वो अवयव जो b माइनस सी में सम्मिलित नहीं है वो लिखे जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 2 सम्मिलित है तो नहीं लिखा जाएगा, 3 4 5 6 7 8 क्योंकि शामिल है इसमें तो नहीं लिखा जाएगा, और 9। ये आ गया b माइनस सी का पूरक। अब हमारे पास 10वां प्रश्न है कि a यूनियन b के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचना है हमने। तो इसके लिए पहले हम एक आयत बनाएंगे जो कि एक यूनिवर्सल सेट है। समुच्चय ए बनाएंगे वृत्त के द्वारा, इसी तरह से समुच्चय बी बनाएंगे एक वृत्त के द्वारा। ए यूनियन बी का अर्थ है ए और बी दोनों का सम्मिलित क्षेत्र। इसका पूरक कहने का अर्थ हो गया ए यूनियन बी के सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग। ए यूनियन बी में तो ये क्षेत्र शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का पूरक यानी इस क्षेत्र को, ए यूनियन बी के क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग यानी कि ये वाला भाग पूरक में शामिल होगा। ए यूनियन बी का पूरक ये भाग, जो कि इस तरह से बनेगा। अगर हम पुनः इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। यूनिवर्सल सेट ए समुच्चय बी समुच्चय और उसका पूरक यानी ये भाग, बाहर का भाग, ए और बी को छोड़कर बाहर का ये भाग जो है ए यूनियन बी का पूरक वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस सत्र में चर्चा किए गए प्रश्नों के आधार पर अब हम अपना मूल्यांकन भी करेंगे, जिसके लिए आपके पास प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्थक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला है कोण के आधार पर त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा है भुजा के आधार पर त्रिभुजों का समुच्चय। इन दोनों के लिए आप कौन सा सार्थक समुच्चय लिखेंगे? दूसरा प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणामों का समुच्चय निर्माण कीजिए तथा विभिन्न प्रकार से प्राप्त संख्याओं को अलग अलग समुच्चय के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब जब एक पासा फेंका जाता है उसके 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपके पास अभाज्य संख्या भी आती है, सम संख्या भी आती है, विषम संख्या भी आती है। इस तरह से आप समुच्चयों का निर्माण करेंगे और उस पे पूरकों के गुणधर्म को भी प्रदर्शित करेंगे। तीसरा प्रश्न है ऊपर लिए गए प्रश्नों पर समुच्चय की संख्याओं पर वेन आरेख को प्रदर्शित कीजिए। तो जो ऊपर आपने दोनों प्रश्न किए हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर कोई सार्थक समुच्चय प्रस्तावित करना है, दूसरा है आपके पास पासे को फेंकने पर प्राप्त जो समुच्चय आपको मिलता है, पासे को फेंकने पर जो समुच्चय आपको प्राप्त होता है उस पर आधारित आप विभिन्न प्रकार के समुच्चयों का निर्माण करेंगे और उसी पर आधारित समुच्चय की संक्रियाओं तथा वेन आरेख को प्रदर्शित करेंगे।
आज हमने इस सत्र में चर्चा की कि पिछले 3 भागों में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया था, उस पर पुनरावृत्ति की गई है और उन तीनों भागों पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा की है। आज के लिए आपका गृह कार्य है कि आपने अपने आसपास सभी वस्तुओं को अलग-अलग समुच्चय के रूप में वर्गीकृत करना है और उन पर समुच्चय की संक्रियाओं के आधार पर वेन आरेख के रूप में उनको प्रदर्शित करना है। यानी समुच्चय की सभी संक्रियाओं को प्रदर्शित करते हुए वेन आरेख को भी बनाना है। आज के इस सत्र में ही इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।